हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। बच्चों, आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा का जो विषय है वो है काव्य का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और काव्य के भेद। आज हम काव्य के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उनकी काव्य से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, काव्य के स्वरूप के बारे में और काव्य के कौन से भेद होते हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है काव्य का अर्थ में देखो, काव्य के अर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि काव्य का अर्थ क्या है। इसमें हम प्राय बहुत सी घटनाओं और दृश्यों को देखकर अनदेखा कर देते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि या तो हम उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास नहीं करते या फिर हम उन्हें अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। मतलब हम अपने दैनिक जीवन में जो है ऐसी बहुत सी घटनाएं देखते हैं या ऐसे बहुत से दृश्य देखते हैं, उन्हें देखकर हम अनदेखा कर देते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि या तो हम उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास नहीं करते या फिर वो हम उन्हें अभिव्यक्त करने में जो है असमर्थ होते हैं। परंतु जो कवि होता है वो साधारण व्यक्ति से अधिक संवेदनशील होता है। वह उन घटनाओं से प्रभावित होता है। वह सशक्त व कलात्मक ढंग से अपनी प्रभावशाली भाषा के माध्यम से उन्हीं अनुभूतियों को हमारे सामने प्रकट करता है और वही अनुभूतियाँ जो है काव्य कहलाती हैं। मतलब जो कवि होता है वो अपने आसपास, अपने समाज में जो भी देखता है, जो घटनाएं देखता है, वह उनसे प्रभावित होता है। जो अनुभव करता है, जो महसूस करता है, उन घटनाओं से जो कवि होता है वो प्रभावित होता है। वो उन सब घटनाओं को अपने कलात्मक ढंग से और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से वो सारी अनुभूतियाँ जो हैं हमारे सामने प्रकट करता है और जो वही अनुभूतियाँ होती हैं वो काव्य कहलाती हैं। विशेष रूप में हम कह सकते हैं कि जब कोई विशेष प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कौन होता है? कवि या लेखक। जब कोई विशेष प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को बड़े कलात्मक ढंग से व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए प्रकट करता है, वही काव्य कहलाता है। मतलब काव्य के बारे में हमें समझ आ गई कि जब कोई विशेष प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है, विशेष प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कवि या लेखक हो सकता है, वो अपने भावों, मतलब जो अपने आसपास जो अनुभव करता है, जो घटनाएं देखता है, उनसे प्रभावित होता है और उन घटनाओं को कलात्मक ढंग से बड़े व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए जो प्रकट करता है वो काव्य कहलाता है। और पाश्चात्य साहित्य जगत में काव्य के लिए पोइट्री शब्द का प्रयोग होता है। मतलब जो पाश्चात्य जगत है उसके लिए काव्य के लिए जो है पोइट्री शब्द का प्रयोग होता है। पोइट्री शब्द का जो है प्रयोग होता है। यह शब्द पोइट से बना है। पोइट शब्द का प्रयोग सृजक, विनिर्माता या विधायक आदि के लिए होता है। अतः पोइट वह है जो निर्माण करता है। सर्जक कहलाता है तथा उसके कार्य को पोइट्री कहा जाता है। मतलब वही है, हमारे यहाँ कवि कहते हैं, वहाँ जो पाश्चात्य जगत है वहाँ कवि को पोइट की संज्ञा दी गई है। पोइट की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार
स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ भारतीय आचार्यों ने कवि के कर्म को काव्य की संज्ञा दी है, वहाँ पाश्चात्य विद्वानों ने पोइट के सृजना विधान को ही काव्य कहा है। उसके बाद आगे हम काव्य की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि काव्य से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें संस्कृत विद्वानों ने अलग परिभाषाएं दी हैं, हिंदी विद्वानों ने अलग परिभाषाएं दी हैं और पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी अलग परिभाषा दी। तो सबसे पहले हम जो है संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाएं के बारे में पढ़ेंगे, काव्य की परिभाषाएं। ये अब हम जो है संस्कृत के जो परिभाषाएं हैं, संस्कृत आचार्यों की परिभाषाओं के बारे में जो है पढ़ेंगे। आचार्य भामा जो हैं वो संस्कृत विद्वान हैं। आचार्य भामा जो कि एक अलंकारवादी आचार्य हैं, उन्होंने काव्य से संबंधित जो परिभाषा दी है वो है शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामा ने जो परिभाषा दी है काव्य से संबंधित, वो परिभाषा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, जिसको हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ के सहयोग से काव्य का निर्माण होता है। उनके कहने का मतलब ये है, जो उन्होंने संस्कृत में परिभाषा दी है, कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, कि शब्द और अर्थ के सहयोग से काव्य का निर्माण होता है। ये भामा की जो है परिभाषा है। उसके बाद संस्कृत के एक और आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने रस की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आचार्य विश्वनाथ ने उन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी है वो है रसात्मक वाक्यम काव्यम। ये उन्होंने परिभाषा दी है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। ये कई बार ये जो परिभाषा दी है ये काफ़ी बार नेट के पेपर में भी पूछी जा चुकी है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम किस विद्वान ने परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा जो है आचार्य विश्वनाथ ने ये परिभाषा दी है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात जो वाक्य रस की अनुभूति कराता है काव्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने रस के बारे में विस्तार से बताया है, तो उसी के अनुसार उन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी है वो कहते हैं कि जो वाक्य रस की अनुभूति कराता है काव्य कहलाता है। उसके बाद पंडित जगन्नाथ है, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है काव्य से संबंधित। उन्होंने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। जो ये परिभाषाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इन्हें आप अच्छे से याद करना, क्योंकि आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है नेट टेस्ट उस पेपरों में भी ये परिभाषाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो पंडित जगन्नाथ ने परिभाषा दी है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला वाक्य ही काव्य कहलाता है। जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता है वो वाक्य काव्य कहलाता है। उसके बाद एक परिभाषा और दी है आचार्य रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट जो हैं, रुद्रट आचार्य एक रुद्रट है, संस्कृत का विद्वान है रुद्रट। उन्होंने परिभाषा दी है नन्नु शब्दार्थो काव्यम। नन्नु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात निश्चय ही शब्द और अर्थ के योग से काव्य का निर्माण होता है। जैसे आचार्य भामा ने परिभाषा दी थी काव्य से संबंधित शब्दार्थों सहितो काव्यम, कि शब्द और अर्थ के सहयोग से काव्य का निर्माण होता है। उसी प्रकार संस्कृत के आचार्य रुद्रट ने भी एक परिभाषा दी है नन्नु शब्दार्थो काव्यम,
अर्थात निश्चय ही शब्द और अर्थ के सहयोग से जो है काव्य का निर्माण होता है। उसके बाद हिंदी आचार्यों की परिभाषाएं, कि जो काव्य से संबंधित हिंदी विद्वान हैं, हिंदी भाषा के जो विद्वान हैं, उन्होंने काव्य से संबंधित जो परिभाषाएं दी हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने काव्य से संबंधित जो परिभाषा दी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। मतलब उन्होंने एक परिभाषा दी है काव्य से संबंधित कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कि जब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है, संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो वो जो दशा होती है वो ज्ञान दशा कहलाती है। और उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जब हमारा हृदय मुक्त हो जाता है तो वो रस दशा को प्राप्त करता है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी के बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं। तो उन्होंने काव्य से संबंधित परिभाषा दी है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। दूसरे हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत, हिंदी काव्य में छायावाद के स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ हैं। छायावादी रचनाएं लिखी थी उन्होंने। तो उन्होंने भी काव्य की परिभाषा दी है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। उसके बाद जो मुंशी प्रेमचंद जी है, उन्होंने भी काव्य से संबंधित एक परिभाषा दी थी कि साहित्य या काव्य जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध, कहानी या काव्य कोई भी रचना क्यों न हो, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने भी काव्य, एक यथार्थवादी लेखक थे, तो उन्होंने कहा है कि जो काव्य होता है वो जीवन की आलोचना है। चाहे किसी भी प्रकार का साहित्य हो, चाहे वो कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या कोई कविता है, कोई भी रचना क्यों न हो, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। तो ये थी हमारे हिंदी आचार्यों की परिभाषाएं। और इसके बाद जो है कुछ हमारे अंग्रेजी या पाश्चात्य आचार्यों की परिभाषाएं भी दी गई हैं, जिसमें कोलरिज के अनुसार, एक पाश्चात्य आचार्य है कोलरिज, उसने परिभाषा दी है कि पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, कि सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम में कविता होते हैं। पाश्चात्य आचार्य है कोलरिज, कल्पना का सिद्धांत दिया था उन्होंने, और उनके अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है कि पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, कि जो सर्वोत्तम शब्द होते हैं सर्वोत्तम क्रम में कविता होते हैं, कि सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम में कविता होते हैं। उसके बाद मैथ्यू आर्नाल्ड के अनुसार कि पोइट्री इज़ एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि उसे हमारे जीवन की आलोचना करनी चाहिए, उसी प्रकार मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी
काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि पोइट्री इज़ एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। और एक पाश्चात्य जो आलोचक और हैं अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने भी काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि इट इज़ एन लिमिटेशन बाय मैनी ऑफ वर्ड पोइटिक्स, अर्थात भाषा के माध्यम से होने वाली अभिव्यक्ति जो हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ती है काव्य कहलाती है। तो ये थी हमारे पाश्चात्य आचार्यों की परिभाषाएं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि काव्य के भेद, काव्य के कौन कौन से जो भेद किए गए हैं, काव्य के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि काव्य के मुख्य रूप से दो भेद किए गए हैं। काव्य के मुख्य रूप से जो है दो भेद किए गए हैं, स्वरूप के आधार पर और दूसरा है शैली के आधार पर। मुख्य रूप से मोटे भागों में इसको दो भागों में बांटा गया है काव्य के भेदों को, कि स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर काव्य के जो भेद किए गए हैं वो हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य। तो फिर आगे हम श्रव्य काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य आपको जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी रचना को पढ़कर या सुनकर काव्य का आनंद लिया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। और दृश्य काव्य, दृश्य काव्य में प्राचीन काल में दृश्य काव्य काफ़ी लोक प्रसिद्ध था। कारण यह था कि उस समय सभी नाटक अभिनीत होते थे। आज मुद्रण यंत्रों के आविष्कार के कारण ये नाटक दृश्य न होकर पाठ्य बन गए हैं, अतः इनको पाठ्य काव्य कहा जाना चाहिए। प्रसाद जी ने इनको पाठ्य काव्य ही कहा है, लेकिन अन्य विद्वान प्राचीन नाम के परिवर्तन का विरोध करते हैं और दृश्य काव्य का नाम ही समर्थन करते हैं। नाटक, चलचित्र, फिल्म आदि दृश्य काव्य में ही आते हैं। मतलब श्रव्य जिसको सुनकर और दृश्य जिसे देखकर। तो स्वरूप के आधार पर काव्य के जो भेद हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य मतलब जिसे पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है काव्य का, वो होता है श्रव्य काव्य। फिर आगे श्रव्य काव्य के दो भेद किए गए हैं। जो श्रव्य काव्य है स्वरूप के आधार पर श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। फिर आगे श्रव्य काव्य के दो भेद किए गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जो होता है, जो प्रबंध काव्य होता है वो होता है कि वह रचना जिसमें किसी घटना का पूर्वापर संबंध रहता है, उसके भावों और विचारों में सुसंबद्धता रहती है। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। मतलब जो प्रबंध काव्य होता है उसमें जो घटनाएं होती हैं, जो प्रबंध काव्य की घटनाएं होती हैं वो घटनाएं आपस में संबंधित होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और उनकी घटनाओं के जो भाव होते हैं या विचार होते हैं उसमें सुसंबद्धता रहती है। फिर आगे और जो मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें किसी घटना का तारतम्य नहीं होता। मुक्तक काव्य में एक छंद में किसी घटना का वर्णन है, दूसरे में किसी और घटना का। मतलब जो मुक्त काव्य होता है, मुक्तक काव्य होता है, वो जैसे प्रबंध काव्य में एक घटना जो दूसरी घटना से संबंधित होती है। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें एक घटना जो है वो दूसरी घटना से, अगर काव्य में एक घटना है और किसी दूसरी घटना का कवि वर्णन कर रहा है, तो वो दोनों घटनाएं किसी न किसी रूप से आपस में संबंधित होती हैं। लेकिन जो मुक्तक काव्य होता है उसमें घटनाओं का तारतम्य नहीं होता। किसी एक छंद में किसी घटना का वर्णन है और उसी मुक्तक काव्य में किसी दूसरे छंद में किसी और घटना का। जैसे कबीर का काव्य है, मीरा के पद
जैसे कबीर का काव्य है, कबीर के जो दोहे हैं वो किसी एक घटना से संबंधित नहीं हैं। किसी में गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है, किसी दोहे में सामाजिक अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है, किसी दोहे में माया के प्रति सावधानता बताई गई है, किसी में जो है धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैला है। तो उनके जो सारे दोहे हैं वो अलग अलग घटनाओं से संबंधित हैं, उनके दोहे किसी एक घटना से संबंधित नहीं हैं। उसी प्रकार इसलिए जो मुक्तक काव्य होता है उसमें घटनाओं का तारतम्य नहीं होता, लेकिन जो प्रबंध काव्य होता है उसमें जो घटनाएं हैं आपस में जुड़ी होती हैं, उनके जो घटनाओं के विचार या भाव होते हैं वो उनमें भी जो है समानता रहती है। फिर आगे जो हमारा श्रव्य काव्य था, श्रव्य काव्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो भेद किए गए थे। फिर आगे जो प्रबंध काव्य है उसके आगे जो है दो भेद किए गए हैं। प्रबंध काव्य में एक महाकाव्य आता है, दूसरा खंड काव्य आता है। महाकाव्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि महाकाव्य में सर्वांगीण जीवन का चित्रण रहता है और उसी के अनुसार भावों की उदारता एवं विशालता भी होती है। कि महाकाव्य जो होता है उसमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो वर्णन होता है वो महाकाव्य में होता है। और जो महाकाव्य होता है उसमें 8 या उससे अधिक सर्ग भी हो सकते हैं। मतलब कम से कम महाकाव्य वही महाकाव्य की श्रेणी में आता है कि जिसमें कम से कम 8 सर्ग हों या इससे अधिक भी हो सकते हैं। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथा भी पाई जाती है। इसमें जीवन की संपूर्ण घटना को प्रस्तुत किया जाता है। और उसके बाद जैसे हिंदी में जो लिखे गए महाकाव्य हैं उसमें कमायनी है, साकेत है, प्रिय प्रवास है, पृथ्वीराज रासो है, ये सारे महाकाव्य हैं। कमायनी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित जो है महाकाव्य हैं। और जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जो खंड काव्य है, खंड काव्य के बारे में कि खंड काव्य में जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण अंश का ही भावपूर्ण चित्रण होता है। जैसे महाकाव्य में जीवन किसी व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है लेकिन जो खंड काव्य होता है उसमें जीवन के किसी एक घटना, एक महत्वपूर्ण घटना का जो है चित्रण होता है। इसमें कथा का तारतम्य तो महाकाव्य जैसा होता है, लेकिन इसकी कथा में वह विशालता नहीं होती जो महाकाव्य में होती है। खंड काव्य में जैसे हिंदी में लिखे गए जयद्रथ वध है, पंचवटी, सुदामाचरित, ये सारे जो हैं खंड काव्य की कोटि में आते हैं। तो काव्य के भेदों में हमने पहले पढ़ा था कि काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद किए गए हैं, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। फिर हमने पहले स्वरूप के आधार पर पढ़ा था कि स्वरूप के आधार पर 2 भेद होते हैं काव्य के, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। फिर आगे श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध काव्य के बारे में पढ़ा था। फिर मुक्तक काव्य जो मुक्त रूप से लिखा जाता है, जिसमें घटनाओं का संबंध नहीं होता, किसी एक छंद में किसी घटना का वर्णन है और किसी दूसरे छंद में किसी दूसरी घटना का वर्णन किया गया। फिर आगे प्रबंध काव्य के भेद, प्रबंध में महाकाव्य आता है, खंड काव्य आता है। महाकाव्य में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में बताया जाता है, उनकी घटनाओं के बारे में, और उनकी जो घटनाएं हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। और जो खंड काव्य होता है वो किसी एक घटना पर आधारित होता है और उसमें जो कथा है, कथा का तारतम्य संबंध तो महाकाव्य जैसा होता है, लेकिन उनकी कथा जो है वो विशाल नहीं होती खंड काव्य में। तो ये थे काव्य के स्वरूप के आधार पर किए गए भेद। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है शैली के आधार पर काव्य के भेद।
शैली के आधार पर पहले हमने स्वरूप के आधार पर पढ़े थे। स्वरूप के आधार पर जो पहले श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसे पढ़कर या सुनकर हम काव्य का आनंद लेते हैं वो होता है श्रव्य काव्य। और दृश्य जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जिसे हम देखकर जो है काव्य का आनंद लेते हैं, जैसे नाटक है, कहानी है। उसके बाद शैली के आधार पर काव्य के भेद। शैली के आधार पर जो है काव्य के 3 भेद किए गए हैं। पहला है पद्य काव्य, दूसरा है गद्य काव्य, तीसरा है चंपू काव्य। पद्य काव्य में जो छंदोबद्ध रचना को पद्य काव्य कहा जाता है। पद्य काव्य में छंदों का सार्थक प्रयोग किया जाता है। कि जो शैली के आधार पर पद्य काव्य जो छंदोबद्ध रचना होती है, और पद्य काव्य में छंदों का सार्थक प्रयोग किया जाता है। और जो गद्य काव्य होता है, गद्य काव्य में छंदहीन रचना को गद्य कहा जाता है। गद्य साहित्य में आजकल उपन्यास, कहानी, जीवनी, निबंध, रेखाचित्र, आत्मकथा, संस्मरण आदि विधाएं प्रचलित हैं। कि जिसमें जो शैली के आधार पर काव्य के भेद किए गए हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य जिसमें हम छंदों का प्रयोग करते हैं, जिसमें लय और ताल का उचित ध्यान रखा जाता है, और उसी छंदोबद्ध रचना को पद्य काव्य कहा जाता है। और इसमें पद्य काव्य में छंदों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। उसके बाद गद्य काव्य। गद्य काव्य में जो छंदहीन रचना को गद्य कहा जाता है। साहित्य में आजकल जो गद्य काव्य है उसमें कौन कौन सी विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है, ये सारे जो है गद्य काव्य की कोटि में आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आता है चंपू काव्य। कि जो चंपू काव्य में गद्य व पद्य दोनों शैलियों का मिश्रण रहता है। कि जो चंपू काव्य होता है उसमें जैसे पद्य काव्य है उसमें तो केवल छंदोबद्ध रचना ही होती है, और गद्य काव्य में छंदहीन रचना होती है। लेकिन जो चंपू काव्य होता है उसमें गद्य व पद्य दोनों शैलियों का मिश्रण रहता है, इसलिए इसे मिश्र काव्य भी कहा गया है। कि जो चंपू काव्य है इसे मिश्र काव्य भी कहा गया है। मिश्र काव्य। कि जो चंपू काव्य है इसे क्योंकि मिश्र काव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें गद्य व पद्य दोनों शैलियों का मिश्रण रहता है। जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी नामक चंपू काव्य लिखा था। कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, और उन्होंने जो एक लिखा था चंपू काव्य लिखा था उर्वशी, क्योंकि उसमें पद्य और गद्य दोनों शैलियों का मिश्रण था। कि उर्वशी जो है एक चंपू काव्य है। लेकिन उसे चंपू काव्य नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि चंपू में अलंकारों का चमत्कार, समासों का गुंफन तथा कल्पना का विशेष महत्व रहता है, लेकिन नाटक में संवादों की प्रधानता रहती है। चंपू काव्य श्रव्य काव्य का एक प्रकार है, और नाटक को चंपू इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह दृश्य काव्य है, श्रव्य काव्य नहीं है। तो चंपू काव्य के बारे में हमने पढ़ लिया कि जिसमें गद्य व पद्य दोनों शैलियों का मिश्रण रहता है, और इसे मिश्र काव्य भी कहा गया है। और जो जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी नामक का चंपू काव्य लिखा था, यूं तो नाटक में भी पद्य और गद्य का मिश्रण रहता है, लेकिन उसे चंपू काव्य नहीं। कि जो श्रव्य काव्य है सिर्फ उसे ही हम चंपू काव्य कह सकते हैं। दृश्य काव्य या नाटक को हम चंपू काव्य नहीं कह सकते। कारण यह है कि चंपू में अलंकारों का चमत्कार होता है, लेकिन नाटकों में जो नाटक होते हैं उसमें अलंकारों का चमत्कार नहीं रहता, लेकिन नाटक में संवादों की प्रधानता रहती है।
और चंपू काव्य जो है वो श्रव्य काव्य का ही एक प्रकार है। तो आज हमने काव्य के जो भेद हैं उसे, काव्य का अर्थ, उसके विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, काव्य के भेद के बारे में विस्तार से पढ़ा और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आएगा। धन्यवाद।